फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे थे हम लोग। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी, नॉर्मल क्लॉजेज वगैरह क्या हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोगों को एक इंट्रोडक्शन था पूरा प्रॉपर, वो हम लोगों ने समझ लिया था, जिसके अंदर एलीट पावर्स से लेकर सेंट्रल पावर्स तक का डिवीजन, और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स और कॉजेज पे हम लोगों ने बात की थी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर हम लोग फिर से एक बार थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं रिवीजन पर्पज, और साथ में आगे चल के जो भी चीज़ें उसका डिस्कशन आज के क्लास में करेंगे। तो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था हमारा, उसके अंदर 2 तरीके की पावर्स इसके अंदर आई थी, एक थी एलीट पावर्स और दूसरी कौन सी थी, सेंट्रल पावर्स। ठीक है, तो ये 2 तरीके की पावर्स थी हमारे पास में, एलीट पावर्स और सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स का जो ग्रुप बना था वो कुछ कंट्रीज से मिलकर बना था, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा था, जर्मनी। जर्मनी के अलावा दूसरा एग्जाम्पल ऑस्ट्रिया हंगरी, जिसको हम लोग बोला करते हैं। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल कौन सा था इसमें, ऑटोमन, जो टर्की के अंदर सीमित होकर रह चुका था इस समय। ठीक है, एलीट पावर्स के अंदर जो मेन पावर्स थी उनकी अगर हम लोग बातें करें तो सबसे ऊपर मैं फ्रांस को लिखूं तो गलत नहीं होगा लिखना। ठीक है, क्योंकि फ्रांस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वर्ल्ड वॉर में एलीट पावर्स की तरफ से। दूसरा अगर मैं यहाँ पे रशिया लिखूँ, क्योंकि रशिया के साथ में इन्वॉल्वमेंट लगातार वैसा ही देखा गया है जैसा कि हम लोग उसमें देखते हैं। यहाँ पे इटली का नाम लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इटली भी इसका वन ऑफ द फैक्टर होगा। ठीक है, इटली भी इसका वन ऑफ द फैक्टर है। ठीक, चौथा इसके अंदर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, और ऐसे मिसलेनियस एग्जाम्पल हैं एलीट पावर्स के अंदर, लेकिन मेजर पावर्स जो हमारी हैं उन मेजर पावर्स में ये पावर्स आए। ठीक है, तो ये पावर्स थी हमारी, इन पावर्स का डिस्कशन किया था हमने, कैसे ये किस किस तरीके से वॉर के अंदर इन्वॉल्व होते चले गए, उसकी एक क्रोनोलॉजी के ऊपर नज़र डाली थी हम लोगों ने। कल हम लोगों ने कॉजेज़ की बात की। ठीक है, उन कॉजेज़ के अंदर सबसे पहला कॉज हम लोग ने जर्मनी के बारे में पढ़ा था। वो क्या कॉज था, वो कॉज ये था कि जर्मनी ने किस तरीके से यहाँ पे इंट्रेंस लिया था, तो उसकी जो पॉलिसी थी, ठीक है, कौन सी पॉलिसी, इंपीरियलिज्म की पॉलिसी थी, वो किस तरीके से एक्सप्लोर कर रहा था, तो उस तरीके की बातों को हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट के अंदर पढ़ा था। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था इसके अंदर, अलायंस। ठीक है, अलायंस जिसको हम लोग डिफेंस अलायंस भी बोलते हैं। डिफेंस अलायंस के अंदर मैंने 2 बातें बताई थी आपको, एक बताया था ट्रिपल अलायंस हुआ था, ठीक है, और एक ट्रिपल एंटेंट हुआ था। ये 2 तरीके से यहाँ पे अलायंस हुआ था और एंटेंट हुआ था। अलायंस बन चुके थे, 1892 में एक अलायंस बना था जिसको ट्रिपल अलायंस नाम दिया गया था। उसमें कौन कौन था, जर्मनी था, इटली था और ऑस्ट्रिया हंगरी था। ये बात हो चुकी। ठीक है, इसके बाद में ट्रिपल एंटेंट में हम लोग ने ब्रिटेन को देखा था, रशिया को देखा था और फ्रांस को देखा था। ये कंट्री थी यहाँ पे थी। तो ये अलायंस का पीरियड हुआ था 1907 के अंदर, ये क्रिएशन हुआ। तो ये 2 तरीके के अलायंस ने और एक बड़ा रीज़न क्रिएट कर दिया था कि 2 गुटों में वर्ल्ड पूरा बढ़ गया, जिसकी वजह से क्रिएशन हुआ। तीसरा यहाँ बात करी थी हम लोगों ने किसकी, मिलिटरिज्म। मिलिटरिज्म की बात करी थी, आपको समझा ही दिया था क्या क्या होता है मिलिटरिज्म के अंदर। एक आर्म्स वेपन रेस चल चुकी थी जिसको हम लोग मिलिटरिज्म को कहते हैं। चौथा नेशनलिज्म, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, जिस तरीके से लगातार रिवॉल्यूशन फ्रांस, रशिया, अमेरिका के जो रिवॉल्यूशन हुए थे उन सब क्रांतियों के बाद में जो नेशनलिज्म डेवलप हुआ था वो इसका वन ऑफ द फैक्टर था। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो था वो फैक्टर यही था कि असैसिनेशन ऑफ ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। ठीक है, ये राजा थे, ऑस्ट्रिया हंगरी की बात हम लोग कर रहे थे जब उस समय में ये राजा बनने वाले थे वहाँ के। ठीक है, और ये जब पहुँचे थे तो पहुँचने के बाद में बोस्निया गए थे। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद में इनको क्या करा था, अटैक किया गया था। अटैक करने के बाद इनको मार दिया गया। मारा किसने था, प्रिंसिप। ठीक है, प्रिंसिप ने इनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद में ये वर्ल्ड वॉर और ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगा। इवन सबसे बड़ा रीज़न इनकी डेथ के बाद ही क्रिएट हुआ था, जो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर आता। कॉजेज के बाद में हम लोग बात कर रहे थे कुछ इवेंट्स, या हम लोग कह सकते हैं फेजेस ऑफ वॉर। ठीक है, इस फेजेस ऑफ वॉर के अंदर सबसे पहली बात हम लोगों ने की थी वेस्टर्न फ्रंट्स की और ईस्टर्न फ्रंट। वेस्टर्न फ्रंट्स एंड ईस्टर्न फ्रंट्स, इनकी बातें की थी हम लोगों ने। तो वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट में हम लोग ने जर्मनी को यहाँ पे बीच में रखा, और जर्मनी को बीच में रखने के बाद में हमने 2 तरीके से बात करी थी, एक वेस्टर्न फ्रंट मान लिया था और एक ईस्टर्न फ्रंट मान लिया था। ये माना था हमने। वेस्टर्न फ्रंट में हम लोग ने बोला एक तो ब्रिटेन था प्रॉब्लम,
दूसरा फ्रांस प्रॉब्लम था, और तीसरा यूएसए भी प्रॉब्लम था। ये वेस्टर्न फ्रंट के प्रॉब्लम थे जर्मनी के लिए, इनको टैकल करना इसको ज़रूरी था वेस्टर्न फ्रंट को सॉल्व करने के लिए। दूसरा ईस्टर्न फ्रंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन था इसके लिए? रशिया। तो ये रशिया से भी डील करना चाहता, ठीक है। तो ये यहाँ पे जर्मनी जो था एक तरीके से सैंडविच बना हुआ था फ्रांस और रशिया के बीच में, कि अगर रशिया को आंख दिखाता है तो फ्रांस अटैक कर सकता है, फ्रांस को आंख दिखाएगा तो रशिया अटैक कर सकता है। तो दोनों को टैकल कैसे करें, क्योंकि फ्रांस और रशिया जो थे आपस में इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी थी, और वो ट्रीटी साइन ये थी कि आपकी मदद करने हम हमेशा आएंगे अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है। ये दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे क्या है, रशिया और फ्रांस एक ही एंटिटी के अंदर है, दोनों सेम पावर के अंदर है। तो अगर कोई रशिया पे अटैक करेगा तो फ्रांस मदद करेगा, फ्रांस पे कोई अटैक करेगा तो रशिया मदद करेगा, और ये इधर है, ये इधर है, बीच में जर्मनी फंसा हुआ है, ठीक है। उसके बावजूद भी जर्मनी मानने को तैयार नहीं था। जर्मनी जो है ना एक एक करके सब डील कर ले गया, और बहुत तेज़ी से ये एक्सप्लोर भी कर रहा था। वेस्टर्न फ्रंट के बाद में मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको, वॉर ऑफ एट्रिशन। वॉर ऑफ एट्रिशन की बात करें हम लोग, हमने बोला था कि दो कंट्रीज जब आपस में इमूवेबल टाइप से खड़ी हो जाए और मूव ना करे, मतलब ये जर्मनी यहाँ पे खड़ी है, इसके अगेंस्ट में फ्रांस खड़ा है, ना ये पीछे हट रहा है ना ये पीछे हट रहा है, दोनों एक दूसरे से टकराए पड़े, ठीक है। तो जब कोई भी किसी भी तरीके से बैक स्टेप ना ले तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, वॉर ऑफ एट्रिशन। जब वॉर ऑफ एट्रिशन एक कॉज है इसके आगे का, या हम लोग कह सकते हैं इवेंट है, जिसकी वजह से ये वॉर और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता चला गया, और तेज़ी से ये और डेप्थ में चलता चला गया, ठीक है। तो ये वॉर ऑफ एट्रिशन दूसरा रीज़न हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। तीसरे अगर इवेंट और कॉजेज़ की तरफ हम लोग बढ़ें तो इवेंट कॉजेज़ में हम लोग 1917 की तरफ जाएंगे, और 1917 के अंदर हम लोग देख लेंगे रशिया और यूएसए का एग्जाम्पल, ठीक है। रशिया ने क्या करा था यहाँ से, खुद को बैक कर लिया था यहाँ से, क्यों? क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन, और रशियन रिवॉल्यूशन में लेनिन ने अनाउंस कर दिया था कि भाई हम जो है रशिया के अंदर जब भी रशिया में हमारी पार्टी बनेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरी तरीके से वॉर से अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे। और यही किया, बोल्शेविक की पार्टी बनी थी वहाँ पे, बोल्शेविक बनने के बाद में ये सब चीज़ें वहाँ पे हुई। तो रशिया यहाँ से आउट हो गया, और रशिया जैसे ही आउट हुआ यूएसए ने यहाँ पे इसी समय में एंट्रेंस ले लिया वॉर के अंदर, ठीक है। जर्मनी के द्वारा अटैक किए गए वहाँ के कुछ नागरिकों को मार देने के बाद में यूएसए डायरेक्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया वॉर के अंदर, और यहाँ ही से पूरी कहानी पलट जाती है। जो जर्मनी अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला आ रहा था, यूएसए उसको बहुत बुरी पटखनी देता है यहाँ पर, जिसके बाद में यूएसए वर्ल्ड की फर्स्ट पावर बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड फर्स्ट पावर। कौन बना दुनिया के अंदर, तो वो यूएसए बना, इसी वॉर के बाद में वो बन पाया था, ठीक है। तो ये तमाम वो फेजेस हैं, इन फेजेस को तो हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन फेजेस के बाद में कुछ इवेंट्स हैं। अब इवेंट्स की अगर हम लोग बात करें वन बाय वन, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को करना क्या है, बस इवेंट्स का एक चार्ट बनाना है, ठीक है। इवेंट्स का एक चार्ट बनाना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर हम लोग डेट लिखते चलेंगे और यहाँ पे हम लोग इवेंट लिखते चलेंगे। तो इससे हमको ये पता चलता रहेगा कि कब कब पूरे वॉर के दौरान क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सब हमको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, कुछ डेट मैं बिल्कुल डेट के साथ ही लिखूँगा, मंथ, उसकी डेट और उसका ईयर, और कुछ को सिर्फ ईयर के साथ में लिखेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक। जैसे पहली डेट यहाँ पे लिखने जा रहे हैं हम लोग 28 जून 1914, पहली डेट है 28 जून 1914, ठीक। 28 जून 1914 को क्या हुआ था, यही प्रिंसिप जो था इसने असासिनेट कर दिया था किसको, डियोक फ्रांस फर्डिनेंड, इनको असासिनेशन कर दिया गया था। कब, 28 जून 1914 की घटना है, जस्ट एक महीने बाद की घटना है, 28 जुलाई 1914। प्रिंसिप जो पर्सन था उसने ड्यूक फर्डिनेंड को मार दिया था, ठीक है, उनको मार दिया। ठीक है, ये 28 जुलाई कौन बदला लेगा इनका, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हंगरी बदला लेंगे। तो ऑस्ट्रिया ने क्या करा, यहाँ पे सबसे पहले वॉर डिक्लेयर कर दिया सर्बिया के ऊपर, सर्बिया के ऊपर। सर्बिया एक बहुत ही कंट्रोलिंग पावर थी उस समय, किसकी, रशिया की। ये किसके अंडर में आता था, रशिया। जैसे पॉलिटिकल बाउंड्रीज आज के समय में एक्सपेंशन होता है किसी,
तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज में कुछ पॉलिटिकल बाउंड्रीज आपकी कंट्री के बाहर की भी बाउंड्रीज आप कंट्रोल करते हो। तो ऐसे ही सर्बिया किसके कंट्रोल में था? रशिया के कंट्रोल में था। तो इसने डायरेक्ट रशिया पे अटैक ना करके किसके ऊपर अटैक किया? सर्बिया के ऊपर अटैक किया। तो ऑस्ट्रिया ने यहाँ पे वॉर डिक्लेयर कर दिया सर्बिया के ऊपर। जैसे ही सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर हुआ, रशिया यहाँ पे आ गया प्रोटेक्ट करने, क्योंकि रशिया की बाउंड्री है, पॉलिटिकल टेरिटरी तो उसी की है, तो रशिया प्रोटेक्ट करने आएगा। रशिया ने यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी किसको? सर्बिया को। ठीक है, 28 जुलाई 1914। 1 अगस्त 1914, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, देखिए 3 दिन का गैप है। 3 दिन के गैप के अंदर क्या हुआ? अगला ही क्या हुआ यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कौन करने वाला है? ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करने वाला जर्मनी है ना। बस यहाँ पे आप जर्मनी का नाम लिख देंगे। जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया टू प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करेगा? ऑस्ट्रिया को। बस 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रशिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। 3 अगस्त 1914, ठीक है, 3 अगस्त 1914। अब फिर से ये वाला मैप देखिए आप लोग, ये जर्मनी है, यहाँ पे फ्रांस है और ये रशिया है। जब जर्मनी अटैक करेगा रशिया के ऊपर, तो फ्रांस किसके ऊपर अटैक करना चाहेगा? जर्मनी के ऊपर, क्योंकि एलाय हैं दोनों एक दूसरे को। ठीक है, तो जर्मनी के ऊपर फ्रांस अटैक करे उससे ही पहले 3 अगस्त को वापस जर्मनी ने किसके ऊपर अटैक कर दिया? फ्रांस के ऊपर। बिना फ्रांस के अटैक करे, क्योंकि उसको पता था ये रशिया का एलाय है और ये मेरे ऊपर वॉर ज़रूर करेगा या अटैक ज़रूर करेगा। तो उसने पहले ये डिसीजन ले लिया कि पहले ही क्यों ना इनको निपटा दिया जाए। ठीक है, तो इन्होंने इसके अगेंस्ट में यहाँ पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। रशिया जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशियन, जर्मनी प्रोटेक्ट कर रहा है ना ऑस्ट्रिया को। ये लिखा हुआ है जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशियन टू प्रोटेक्ट ऑस्ट्रिया। तो कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? जर्मनी प्रोटेक्ट कर रहा है ऑस्ट्रिया को, रशिया नहीं प्रोटेक्ट कर रहा। रशिया तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना, सर्बिया को, उसकी टेरिटरी तो सर्बिया है। ठीक, चलिए उसके बाद एक नई डेट, डेट है 4 अगस्त 1914। 4 अगस्त 1914 क्या होता है? देखिए 3 अगस्त में जर्मनी का अटैक होता है फ्रांस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जर्मनी मार्च करना शुरू करता है, बोला जाता है जर्मनी मार्च फ्रॉम बेल्जियम टू पेरिस एंड कंट्रोल्ड पेरिस। ठीक है, जर्मनी क्या करता है? मार्च करता है, बेल्जियम से शुरू करता है और कहाँ पहुँच जाता है? पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस। ठीक है, तो मतलब फ्रांस को जीत लिया इसने, घुस गया फ्रांस के अंदर जाके। तो जर्मनी फ्रांस के अंदर घुस जाता है। ये 4 अगस्त की बात होती है। यहाँ पे जर्मनी पेरिस को कंट्रोल करता, बस यही होना की देरी थी। और यहाँ पे ब्रिटेन क्या करता है? तुरंत वॉर के अंदर कूद जाता है और ब्रिटेन अनाउंस्ड वॉर ऑन किसके ऊपर? जर्मनी। ट्रिपल एंटेंट याद है? ट्रिपल एंटेंट याद है? रशिया और फ्रांस और ब्रिटेन। रशिया मदद नहीं कर पा रहा है, जीत नहीं पाया, तो कौन मदद करने आ रहा है? ब्रिटेन आ रहा है। तो ये लॉजिकल है ना, यहाँ पे बात समझ आएगी। इसी को बोला जाता है, यहीं से हो गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट। ये डेट याद रखिए, 4 अगस्त 1914
वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो जाता है। जर्मनी बेल्जियम से अपनी मार्चिंग मतलब आर्मी यहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है, पेरिस पे जाती है। पेरिस को अटैक करके कंट्रोल कर लेती है। कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है कि बस गया फ्रांस हाथ से, और फ्रांस हाथ से चला गया, ये बात ब्रिटेन सपोर्ट करने तो आएगा ना फ्रांस की, क्योंकि ट्रिपल एंटेंट का पार्ट है वो भी उसके, तो वो सपोर्ट करने आता है। ब्रिटेन यहाँ पे अनाउंस कर देता है जर्मनी के अगेंस्ट में वॉर। तो जर्मनी अब अकेले वॉर किससे लड़ रही है, जर्मनी के अगेंस्ट में ब्रिटेन हो गया है, जर्मनी के अगेंस्ट में फ्रांस हो गया है, जर्मनी के अगेंस्ट में रशिया हो गया है। ये तो इसके अगेंस्ट में है ही ऑलरेडी। और इधर जर्मनी के सपोर्ट में कौन है, ऑस्ट्रिया और हंगरी। तो अभी इतनी कहानी हमको समझ आ गई, और इतने लोगों में वॉर जैसे शुरू हुआ, हमने इसको क्या बोल दिया, वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट। यहीं से वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो गया। चलिए, फिर बात आती है 26 अगस्त की 1914। 26 अगस्त 1914 यहाँ पे एक बैटल होता है, उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ टेनेनबर्ग। ठीक है, बैटल ऑफ टेनेनबर्ग। बैटल ऑफ टेनेनबर्ग में देखिए बहुत बड़ा उलटफेर होता है। ये उलटफेर क्या होता है, इस उलटफेर के अंदर जो जर्मन पावर्स हैं, वो जर्मन पावर्स यहाँ पे अटैक कर देती हैं रशियन पावर के ऊपर, और फॉर्चुनेटली कह दीजिए या अनफॉर्चुनेटली कह दीजिए, यहाँ पे रशिया हार जाता है। रशिया यहाँ पे हार जाता है। नीचे फ्रांस को हरा चुके हैं, ऊपर जाके ये लोग रशिया को भी हरा चुके हैं। तो सैंडविच तो बने हुए थे, लेकिन अंदर से टमाटर कूद रहा है। ठीक है, तो वो कूदते कूदते फ्रांस को भी खा गया और इधर इसको खा गया। बैटल ऑफ टेनेनबर्ग। ठीक है, फ्रांस को ऊपर पेरिस जीत लिया, तो फ्रांस की बाउंड्री भी कैप्चर कर ली थी, जिसकी वजह से ब्रिटेन इसको सपोर्ट करने आया था। ठीक है, उसके बाद में देखिए 26 अगस्त के दिन इन्होंने क्या करा, बैटल ऑफ टेनेनबर्ग किसके साथ में लड़ा था, रशिया के साथ में। और उस रशिया और जर्मनी वाले वॉर में कौन जीत गया, यहाँ पे जर्मनी जीत गया। तो यहाँ पे इन्होंने किसको हरा दिया है, रशिया को भी हरा दिया है। ठीक है, अब बात आती है सितंबर की। सितंबर 1914, जिस तेज़ी से जर्मनी बढ़ रहा था या जिस तेज़ी से एक्सपेंशन ये कर रहा था, उस तेज़ी से तो जर्मनी पूरे वर्ल्ड पे यहाँ पे इतिहास रच ही देता, हारने तो वाला था नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैटल फिर से होता है, उसको बोला जाता है बैटल ऑफ मैर्ने। बैटल ऑफ मैर्ने। ठीक है, बैटल ऑफ मैर्ने यहाँ पे होता है। ये होता है एलीट पावर्स वर्सेस जर्मनी। किसके बीच में, एलीट पावर्स वर्सेस जर्मनी। एलीट पावर्स में बताओ कौन कौन होना चाहिए। जर्मनी की सेंट्रल पावर है ना, सेंट्रल पावर तो जर्मनी है ना। एलीट पावर्स के वर्सेस ही तो होगा इसका वॉर। तो कौन कौन होंगे यहाँ पे, फ्रांस होना चाहिए, ब्रिटेन होना चाहिए और रशिया होना चाहिए। यही तो ही है एलीट पावर्स अभी। बाकी तो अभी और किसी कंट्री का नाम पड़ा नहीं हमने अभी सारे इवेंट्स में। तो ये एलीट पावर्स वर्सेस जर्मनी वॉर हो गया। इन एलीट पावर्स वर्सेस जर्मनी में इन्होंने क्या करा, पेरिस को छुड़ा लिया। पेरिस वॉज फ्रीड। किसके कंट्रोल में था, जर्मनी के कंट्रोल में था ना। तो जर्मनी से इन्होंने तीनों ने मिलकर क्या करा, पेरिस को छुड़ाया सबसे पहले तो। प्लस 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 यहाँ पे जर्मनी भी हारा नहीं है पूरी तरीके से। जर्मनी ने क्या करा यहाँ पे, जर्मनी ने यहाँ पे पावर जो थी, पावर जो एक्सपेंशन हो रहा था किसका, रशिया का, जो रशिया पावर एक्सपेंशन कर रहा था उसको यहाँ पे पूरी तरीके से चोक कर दिया। ठीक है, रशिया का जो एक्सपेंशन हो रहा था या रशिया एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहा था, इसने उसको उसी बाउंड्री पे जाके रोक दिया। इससे ज़्यादा तुम अब मूव नहीं करोगे, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये दो फैक्टर यहाँ बैटल ऑफ मैर्ने के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा, कि पेरिस फ्री करा लिया इन एलीट पावर्स ने। दूसरा, जर्मनी को भी यहाँ फ़ायदा हुआ। जर्मनी को क्या फ़ायदा हुआ, इसने रशिया को और आगे बढ़ने से रोक दिया। ठीक है, कि रशिया अब और आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी तक इवेंट्स में कोई दिक्कत समझ आए। ठीक है, हाँ किस पे, हाँ हाँ
हाँ फ्री हो गया, हाँ और ये लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, हाँ। तो फिर ये जर्मनी है तो बॉन्ड क्यों कर रही है? जर्मनी का ही तो वॉर है दूसरी कंट्री से। जर्मनी का वॉर है हाँ। ठीक है, लेकिन इस तरह से बॉन्ड तो ये भी तो कर सकते हैं ना, कौन? लेकिन अब जैसे ये होता है कि इससे आगे आपने बढ़ना ही नहीं है। उनके हाथ में जहाँ की पावर होगी वो वहीं तो कंट्रोल करेंगे। जर्मनी के पास में रशिया की पावर कैसे हो गई थी? बैटल ऑफ टेननबर्ग देखा आपने ऊपर? बैटल ऑफ टेननबर्ग में इन्होंने रशिया को हराया है, तो रशिया को हराने का एक एडवांटेज तो नीचे उठाएंगे ना कुछ, कि रशिया को एक्सपेंड नहीं करने देंगे अब ये लोग। तो यहीं पे इन्होंने क्या करा, चलो पेरिस तो हाथ से जा रहा है, जाने दो, लेकिन हम रशिया को हाथ से नहीं जाने देंगे और रशिया का एक्सपेंशन नहीं होने देंगे। तो उसकी पावर को इन्होंने चोक कर दिया। अब रशिया ज़्यादा एक्सपेंड कर ही नहीं सकता था, तो इसलिए वहाँ पे ये पावर हो गई चोक। ठीक है, आगे आते हैं। नवंबर 1914, ठीक है, नवंबर 1914, बैटल ऑफ यप्रेस बोला जाता है इसे। यप्रेस प्रोनाउंसिएशन देख लेना, अपने हिसाब से कर लेना जो भी है, इतना इम्पोर्टेंट प्रोनाउंसिएशन है। 6 सितंबर, बैटल ऑफ यप्रेस। ठीक है, ये फर्स्ट बैटल ऑफ यप्रेस है, आगे और भी बैटल होंगे इसके। तो फर्स्ट बैटल ऑफ यप्रेस में ये हुआ कि जो जर्मन पावर थी, यहाँ पे जर्मन पावर के ऊपर एक स्टॉपेज लगा। ये जर्मन पावर के ऊपर एक कोशिश की गई उसको रोकने की, क्योंकि ये लोग यहाँ पे क्रॉस करने वाले थे इंग्लिश चैनल को। इंग्लिश चैनल क्या होता है समझते हो? इंग्लिश चैनल क्या होता है? ज्योग्राफी पढ़ी है आप लोगों ने? इंग्लिश चैनल किसको बोलते हैं? इंग्लिश चैनल, हाँ, ब्रिटेन और यूरोप के बीच में बाउंड्री क्रिएट करता है जो इंग्लिश चैनल कहलाता है वो पूरा। इंग्लिश चैनल पे कंट्रोल का मतलब होता है यूरोप पे कंट्रोल करना। और जर्मन कहाँ बढ़ रहा था? सीधा इंग्लिश चैनल की तरफ बढ़ रहा था। तो जब ये इंग्लिश चैनल की तरफ बढ़ रहे थे, तो यही जो बैटल ऑफ यप्रेस हुआ था, यही एलीड पावर्स वर्सेस जर्मन के बीच में। इसमें क्या हुआ? जर्मन पावर्स वर स्टॉप्ड टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। अकेला जर्मनी है उत्पात मचाया हुआ है, है ना? सिर्फ और सिर्फ इतनी सारी पावर्स उसको मिल के अकेले संभाल लेंगे। हाँ, वो दिख ही नहीं रहे, कहाँ चले गए। शुरू उन्हीं से हुआ और वहाँ देखो वो लोग गायब हो गए पूरी तरीके से। मेन पावर में आ गया है सिर्फ जर्मनी, और जर्मनी अकेला लड़ रहा है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात ये है, तो उसके सपोर्ट में कोई है नहीं। ऑटोमन को तो इन्होंने नेस्त नाबूद कर दिया था 1915 के अंदर ही। तो 1915 के अंदर ही पूरा कंट्रोल ऑटोमन पे आ गया इन लोगों का। फिर ऑटोमन सिर्फ खड़ा हुआ था कि चलो हम तुम्हारी तरफ हैं, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। ठीक है, कर कुछ नहीं सकते थे। ऐसी ऑस्ट्रिया हंगरी इतनी पावरफुल कंट्री नहीं थी कि इतना बड़ा आपको एक एडवांटेज दे दे, हथियार वेपन्स वगैरह मिल जाए आपको उससे, नहीं। और ज़्यादा देखिए, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रशिया है, इटली है, और क्या क्या कंट्रीज उधर से हैं जिनके पास में सब कुछ है। यूएसए भी बाद में ज्वाइन करता है आगे। उसके बाद अकेला जर्मनी, सोचिए 1914 से लेकर 1917 तक अकेला लड़ता रहता है, और 18 में भी बामुश्किल देखना कैसे जाके ये अपने आपको फिर सरेंडर करता है, बहुत मुश्किल में करता है। तो ये नवंबर 1914, इसके बाद में 1915। ठीक है, तो यहाँ पे जर्मन पावर ने को स्टॉप कर दिया गया था बैटल ऑफ यप्रेस के अंदर कि ये लोग इंग्लिश चैनल क्रॉस ना करें। जर्मनी ने इसका बदला लिया। ठीक है, जर्मन ने क्या करा? स्टॉप रशिया, या फिर कह लीजिए ईस्टर्न फ्रंट टू रीच ब्रिटेन एंड फ्रांस। जाओगे कहाँ से? जाओगे तो जर्मनी में से ही, निकलोगे तो इसी एरिया से, तो ना हम तुमको वहाँ जाने देंगे, ना तुम लोग के अलाई बन पाएंगे।
ठीक है। तो जर्मनी ने यहाँ पे कंट्रोल किसके ऊपर कर लिया, इसने बीच का रास्ता बंद कर दिया कि अब जो ईस्टर्न फ्रंट वाले लोग हैं, रशिया वाले लोग हैं, वो क्रॉस करके ब्रिटेन और फ्रांस तक आ ही ना पाए। मतलब इंग्लिश चैनल तुम हमारा रोकोगे, हम तुम्हें इंग्लिश चैनल तक आने से रोक देंगे, ठीक है। तो ये बदला इसने कब लिया, 1915 के काल के अंदर लिया। क्या समझ नहीं आया प्राची, फिर से बता रहे। हाँ, 1915 के अंदर हमने बोला 1914 में जो फर्स्ट बैटल हुआ यूक्रेन का, तो इसके अंदर जर्मन पावर को स्टॉप कर दिया गया कि वो इंग्लिश चैनल को क्रॉस ना करे। अगर वो क्रॉस कर देते तो ट्रेड के सारे राइट इसके हाथ में चले जाते और मेन यूरोप के रीजन का राजा बन जाता है। फिर क्या हुआ, जर्मन पावर ने भी इस चीज़ का बदला लिया। उसने बोला कि ईस्टर्न फ्रंट वाले जो लोग हैं, जैसे रशिया वगैरह है, तो रशिया क्रॉस करके जर्मनी से ही जाएगा या ऊपर के आसपास की बाउंड्री से ही क्रॉस करेगा पहुंचने के लिए। कहाँ पे, ब्रिटेन में, इंग्लिश चैनल पे या फ्रांस तक, तो मैं इनको नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो इसलिए जर्मनी ने यहाँ पे इनके ऊपर ये स्टॉप लगा दिया, ठीक है। चलिए 1915 एक और इवेंट, ये फेब 1915 की बात है और ये अप्रैल और मई 1915 की बात है। ये है सेकंड बैटल ऑफ यप्रेस। यहाँ पे होता है सेकंड बैटल ऑफ यप्रेस। यहाँ जर्मनी कमाल ही कर देती है एकदम, क्योंकि जर्मनी को लगता है कि पावर उसकी थोड़ी थोड़ी डिग्रेड हो रही है। जो अभी तक जीतते चले आ रहे थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिड्यूस हो रहा है। जर्मनी यहाँ पे यूज़ करता है पॉइजन गैसेस फॉर फर्स्ट टाइम। ये उसी तरीके से समझ लीजिए जैसे यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी पे जब एटॉमिक अटैक किया था, और उस एटॉमिक अटैक से क्या फिर हम लोगों ने देखा। तो यहीं पे जर्मनी ने सबसे पहले यूज़ कर दिया पॉइजन गैसेस को। पॉइजन गैसेस छूटने का मतलब क्या था कि आसपास के टेरिटरी के जितने भी लोग थे वो भागना शुरू हो जाते, ठीक है। वो इतनी खतरनाक होती थी, तो इसने अपने दुश्मनों के ऊपर पॉइजन गैस को छोड़ा, जिसका इम्पैक्ट आसपास की टेरिटरीज़ के ऊपर भी पड़ा, नुकसान उनको भी देखने को मिला। उस नुकसान का नतीजा क्या हुआ, 22 मई 1915 के अंदर इटली ज्वाइन अलीड पावर्स। इटली बोला पागल आदमी है जर्मनी, गैस सब छोड़ रहा है इधर उधर की खतरनाक है, तो इसको किसी तरीके से रोका जाए। कैसे रोका जाए, जाके रिवर्स वाली पावर के साथ में ऐड हो जाओ जाके, तो ये एलीट पावर्स में चले गए, ठीक है। हाँ, सेकेंड बैटल ऑफ यप्रेस के अंदर जर्मनी ने पॉइजन गैसेस छोड़ना शुरू कर दिए, जो खतरनाक गैसेस थी, जिनसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा जान का भी नुकसान हो रहा था, लोग इसमें मारे जा रहे थे। तो एलीट पावर्स के जो लोग थे वो तो इससे पीछे हटे ही हटे, साथ ही साथ में नुकसान किसको हुआ, इटली तो क्रॉसिंग कंट्री है, जिस बगल का ही कंट्री है, तो इस गैसेस का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा जाके, इटली के ऊपर भी पड़ा जाके। तो इटली बोला ये पागल आदमी है, ठीक है, इसके साथ अलाय नहीं बनाएंगे हम लोग, ये तो साला हमारी लोगों को मारने में डटा पड़ा। तो वो बोला ठीक है, हम एलीट पावर्स की तरफ जाएंगे। तो उसने इसीलिए यहाँ पे ट्रिपल अलायंस को तोड़ा, और ट्रिपल अलायंस को तोड़ के कहाँ पहुँच गया, 1915 के अंदर, मई 1915 में इसने एलीट पावर्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो जो ट्रिपल अलायंस था वो खत्म हो गया, एलीट पावर्स में ये जाके ज्वाइन हो गया। नोट कर लिया, अब देखिए सितंबर 1915 का समय आया, थोड़े महीने सब लोग शांत रहे, बोले पॉइजनस गैसेस से बचने का थोड़ा शांत हो जाओ, हो सकता है अगली बार क्या छोड़ देंगे, तो इसलिए रुकेगा वो। तो इन्होंने सितंबर का महीना चुना, और सितंबर के महीने के अंदर ब्रिटेन और फ्रांस दोनों मिले, और दोनों ने मिलकर अटैक करा किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। बट फेल, लेकिन फेल हो गए, ठीक है। तो जर्मनी को 4 पावर भी मिलकर इस समय हराएं तो वो हारने वाला नहीं था, बहुत पावरफुल था। तो यहाँ पे सितंबर 1915 में एक और कोशिश की गई
ब्रिटेन और फ्रांस दोनों मिले, दोनों ने अटैक करा जर्मनी के ऊपर, लेकिन ये दोनों फेल हो गए। ठीक है, इधर आया मार्च 1916। ठीक है, मार्च 1916। मार्च 1916 के अंदर क्या हुआ? मार्च 1916 के अंदर यहाँ पे एक है ब्रिटेन और एक है न्यूजीलैंड। ये नाम नहीं सुना था आप लोगों ने ना? नहीं सुना था ना? अब न्यूजीलैंड का भी नाम सुन लेते हैं हम लोग। यहाँ से ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसी पावर्स ने मिल के ऑटोमन एम्पायर, जो कि अभी सिर्फ खड़ा हुआ था, कोशिश कर रहा था बाल्कन स्टेट्स को प्रोटेक्ट करके अपनी रीजन में मिलाने की, कुछ ऐसी कोशिशें कर रहा था। इन्होंने, ब्रिटेन न्यूजीलैंड ने मिलकर ऑटोमन एम्पायर को थ्रूड आउट ऑफ दी वॉर, दोनों ने मिलकर इसको वॉर से बाहर ही फेंक दिया। ऑटोमन एम्पायर, मैंने बोला ना 1915-16 तक ये लोग बाहर ही हो गए थे, ख़त्म हो चुके थे। तो इसके अंदर सबसे बड़ा रोल किसका था? वो था ब्रिटेन और न्यूजीलैंड का। तो ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की फोर्सेस ने मिलकर ऑटोमन एम्पायर के ऊपर यहाँ पे अटैक किया, और अटैक करके ऑटोमन को तो रेस से बाहर कर दिया पूरी तरीके से। तो ऑटोमन से कहीं ना कहीं एक थोड़ा सपोर्ट था जर्मनी को, तो जर्मनी अब वहाँ से क्या हुआ? खाली हो गया, कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। फिर समय आया जून 1916 का। जून 1916 का रशिया ने सोचा इस समय कमज़ोर है जर्मनी, तो रशिया ने अटैक कर दिया किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर। रशिया ने अटैक कर दिया जर्मनी के ऊपर। ठीक है, उसने सोचा कि ऑटोमन चला गया तो ये कमज़ोर हो गए, तो इन्होंने अटैक कर दिया उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? इनको मुंह की खानी पड़ी, बट डिफीटेड बाय जर्मन्स। लेकिन ये लोग जर्मन से यहाँ पे हार गए। जून 1916 का वो समय था जिस समय में रशिया जब जर्मनी पे अटैक करता है और हार जाता है। ये वो समय था जब रशिया आखिरी बार किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हुआ। इसके बाद रशिया इन्वॉल्वमेंट नहीं लेता है। रशिया को ये बात समझ आ जाती है, एक तो मेरी कंट्री में उत्पाद मचा पड़ा है, यहीं पे रशियन रिवॉल्यूशन चल रहा है, इससे बचूं या फिर यहाँ जर्मनी से लड़ूं। तो ये लोग अपने आप को फिर बैकअप कर लेते हैं, यहाँ से ये हट जाते हैं। 1916 में ये लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि हम लोग वर्ल्ड वॉर से बाहर है, मतलब 1917 में ये लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि हम लोग वर्ल्ड वॉर से बाहर हो गए। तो 1917 की वो डेट जब ये लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि हम लोग वर्ल्ड वॉर से बाहर हैं, उसी समय 6 अप्रैल 1917 को यूएस ज्वाइंस द वॉर। ये वो डेट है जब यहाँ पे यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स, वॉर को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट वॉर को ज्वाइन कर लेता है। किधर ज्वाइन करेगा? ये एलीट पावर्स में। ठीक है, तो ये एलीट पावर्स की तरफ से वॉर को ज्वाइन कर लेता है। चलिए, इसके बाद में आता है समय जुलाई 1917 का। समय आता है जुलाई 1917। ये है थर्ड बैटल ऑफ यप्रेस। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ यप्रेस। यूएसए की आने की वजह से यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं एलिट पावर्स की, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे एक अपना मार्जिन बना लेती हैं जर्मनी के ऊपर। मतलब अब वो लोग यहाँ पे इस काबिल हो जाती हैं कि अब वो लोग जर्मनी को डिफीट कर सकते हैं। लेकिन जर्मनी चालाक होता है, जर्मनी अपनी बाउंड्री में वॉर ही नहीं करता। जर्मनी बाहर निकल के आता है वॉर करने के लिए अपनी टेरिटरी को छोड़ के, और अपनी टेरिटरी को छोड़ के जब वो वॉर करने आता है तो उसकी कोई टेरिटरी कैप्चर तो कर नहीं सकते ये लोग, भले से हरा दें उसको। ठीक है, लेकिन थर्ड बैटल ऑफ यप्रेस में यूएसए के ज्वाइन करने से फ़ायदा मिला एलीट पावर्स को, और यहाँ पे बोला जाता है एलीट पावर्स गॉट अ लिटिल बिट
मार्जिन ऑन जर्मन फोर्सेस, यहाँ पे ये कुछ हद तक जर्मनी को पीछे या धकेलने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, ये समय जुलाई 1917 का चल रहा है। भारत के लोग हम सीधे लोग हैं, मासूमियत है हम लोग अटैक करते नहीं किसी के ऊपर। कोई अटैक करता है तो उसको अपने शरण दे देते हैं, और ठीक है कि आइए रहिए पधारिए, ठीक है, और अतिथि देवो भव। और वही अतिथि जो होते हैं ना, वो हमारी बैंड बजा के चले जाते हैं। ठीक, ये होता है हमारे, ये शुरू से होता चला है। चलिए, अक्टूबर 1917 जर्मन पावर नाराज़ है बहुत ज़्यादा। एक हार देखने को मिल गई उसको यहाँ फाइनली, छोटी मोटी पीछे हो चुका है वो। तो उसको एक बात समझ आ जाती है कि मेरे को अपना मोटिवेशन बूस्ट करना है। मैं कैसे करूँ मोटिवेशन बूस्ट, किसको हराऊँ घूमता है कि किसको हरा दूँ मैं इस समय, तो जिसको हराने की वजह से मुझे कम से कम एक मेरा मोटिवेशन तो वापस आ जाए। ठीक है, तो ये एक गरीब आदमी को पकड़ लेता इटली को, जैसा तुम आ जाओ, और इटली के ऊपर कर देता अटैक। हाँ, इटली वॉज अटैक्ड बाय जर्मन्स एंड वॉन विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे जर्मन थोड़ी और चालाकी भी करता है। वो चालाकी क्या करता है कि अपने साथ में ऑस्ट्रिया हंगरी को भी मिला लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों मिलके अटैक करते हैं, किसके ऊपर, इटली के ऊपर, और यहाँ से इटली को ये लोग हरा देते हैं। चलो, मोटिवेशन वापस आ गया। अक्टूबर 1917, ठीक है, अक्टूबर 1917 के अंदर इटली अटैक किया जाता है, किसके द्वारा, जर्मन्स और ऑस्ट्रिया हंगरी के द्वारा। और कौन जीतता है यहाँ पे, जर्मन और ऑस्ट्रिया हंगरी जीत जाते हैं, इटली को हरा दिया जाता है। ठीक है, इटली जब यहाँ पे हार जाता है, उसके बाद में देखिए अब क्या होता है। अब आ जाता है 1918, और ये बात है 3 मार्च 1918 की। ठीक है, 3 मार्च 1918। ये है आर्मस्टीज बोलते हैं इसको, एक वर्ड यूज़ होता है, इसका मतलब अभी मैं समझाऊंगा। आर्मस्टीज साइन बिटवीन जर्मनी एंड रशिया, यहाँ पे जर्मनी और रशिया एक आर्मस्टीज साइन करते हैं। आर्मस्टीज का मतलब, जर्मनी से अगर हम लोग देखें, रशिया तो बैटल से ही बाहर हो चुका है, पूरे वॉर से बाहर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद रशिया के साथ में जर्मनी जो है यहाँ पे एक आर्मस्टीज साइन कर रहा है। आर्मस्टीज का मतलब होता है, यहाँ पे एक ट्रीटी का नाम हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। ये ट्रीटी या संधि उस तरीके की संधि होती है जिसको हम लोग पीस के नाम से जानते हैं, शांति समझौता। ठीक है, यहाँ पे एक शांति समझौता हो जाता है जर्मनी और रशिया के बीच में, क्योंकि सबसे पहले लड़ाइयाँ शुरू किसके बीच में हुई थी, इन्हीं लोगों के बीच में शुरू हुई थी। तो जर्मनी ने रशिया के सामने प्रपोजल रखा और रशिया ने इस प्रपोजल को मानने को हाँ कर दी। उसने बोला कि चलो हम लोग एक शांति समझौता या आर्मस्टीज साइन कर लेते हैं। एक्चुअल मतलब होता है आर्म्स को सीज कर देना, जितने भी आप आर्म्स हथियार यूज़ करेंगे, वेपन्स यूज़ करेंगे, उसको सीज कर दिए, उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। मतलब एक पीस या ट्रीटी हो गई हमारे साथ में इन दोनों की, रशिया और जर्मनी की, कि अब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। चाहे वर्ल्ड वॉर के अंदर कुछ भी सिचुएशन चलती रहे, लेकिन जर्मनी रशिया के अगेंस्ट में नहीं जाएगा और रशिया जर्मनी के अगेंस्ट में, कोई एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे और शांति से यहाँ पे समझौता दोनों के बीच में चलता रहेगा। तो जर्मनी ने अपने एक दुश्मन को तो यहाँ शांत कर ही लिया था। वैसे रशिया बाहर हो चुका था यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद भी इसको डर था कि रशिया वापस आके अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ये ज़रूरी था कि एक यूएसए की पावर को झेल रहा है एक तरफ, तो ये दूसरी तरफ अगर रशिया भी आ गई तो बहुत आसानी से इसको हराया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसने सबसे पहले किससे निपटा, रशिया से निपटा।
तो रशिया से निपट लिया जर्मनी यहाँ पे। उसके बाद में समय आया जुलाई 1918 का, जुलाई 1918। खत्म ही नहीं हो रहा है, कब तक चलेगा? हाँ 18 ही तक तो है, 18 ही तक तो है, नवंबर 1980, ठीक है, जुलाई 1918 है। यहाँ पे जो है जर्मनी को लगता है कि वो ईस्टर्न फ्रंट से पूरी तरीके से सारी सिचुएशन ईस्टर्न फ्रंट की टैकल कर चुका। ईस्टर्न फ्रंट से मुझे कोई खतरा नहीं है, ना तो मैं सैंडविच बनने वाला बीच में, और कोई भी ऐसा अटैक मेरे ऊपर होगा नहीं। तो जब ईस्टर्न फ्रंट से कोई अटैक नहीं होगा तो वेस्टर्न फ्रंट से निपट लो, आसान नहीं निपट लो। तो इसने क्या करा, एक अटैक कर दिया वेस्टर्न फ्रंट्स के ऊपर, ठीक है, वेस्टर्न फ्रंट्स के ऊपर इसका ये अटैक यहाँ पे जब हुआ जुलाई 1918 के अंदर, तो अब वेस्टर्न फ्रंट्स की पावर भी जो थी वो शांत नहीं बैठेंगे। वेस्टर्न फ्रंट ने क्या करा, काउंटर अटैक कर दिया। जी जी, सारी पावर्स ने। यहाँ जब इसने अटैक किया था वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर, तो इसके साथ में ऑस्ट्रिया हंगरी था। ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ में इसके साथ में एक और कंट्री ऐड हो चुकी थी यहाँ पे, जिसका नाम बुल्गारिया था, ठीक है, ये नाम भी याद रखिएगा, बुल्गारिया भी था। किसके साथ में बुल्गारिया? सेंट्रल पावर्स के साथ में, ठीक है। तो बुल्गारिया एक नाम और है जो सेंट्रल पावर्स के साथ में आता, मतलब जर्मनी को सपोर्ट करने आ गया था। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और बुल्गारिया, इन्होंने पहले किसके ऊपर अटैक किया? वेस्टर्न फ्रंट्स के ऊपर अटैक किया। फिर वेस्टर्न फ्रंट ने क्या करा, काउंटर अटैक कर दिया। किसके ऊपर? सेंट्रल पावर्स के ऊपर। और सेंट्रल पावर्स में सबसे बड़ा अटैक जर्मनी समेट दो तो सारी चीज़ें खुद समझ जाएंगी, ठीक है। तो इन्होंने जर्मन के ऊपर अटैक कर दिया, और जब जर्मन के ऊपर अटैक किया इन्होंने, तो इन्होंने क्या करा, ये इनका एक सक्सेसफुल अटैक था। किसके लिए? सेंट्रल पावर्स के लिए ये एक डिफीट था, और एलीट पावर्स के लिए एक सक्सेसफुल अटैक था। मतलब इन्होंने जर्मन की सारी पावर्स को सीज कर दिया। ये आखिरी समय था, और ये शायद हम लोग कह सकते हैं इतिहास में पहला वो वॉर है जिसमें जर्मन की सारी पावर सीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जर्मन की जितनी भी पावर्स थी, उन पावर्स को जुलाई 1918 में वेस्टर्न फ्रंट्स मतलब जो एलीट पावर्स थी, उन एलीट पावर्स ने क्या करा, इसके ऊपर अटैक करके इसको वापस वहीं पे सीज कर दिया। तो जर्मन पावर्स मूव कर नहीं सकती थी। यहाँ पे एक ही इनके सामने ऑप्शन था कि अपनी हार स्वीकार कर ले, और हार स्वीकार करके हमारे साथ में समझौता कर ले। ये प्रेशर इनके ऊपर बनाया जा रहा था, ठीक है। हाँ, सेंट्रल पावर डिफीट हो गया। ये बात है जुलाई 1918 की। जुलाई 1918 में जर्मनी ने किसके? सेंट्रल पावर्स के साथ में मिलके, कौन कौन सी सेंट्रल पावर्स? जर्मनी, बुल्गारिया और ऑस्ट्रिया हंगरी, इन लोगों के साथ में मिलके क्या करा, अटैक कर दिया। किसके ऊपर? वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर, जिनको हम लोग एलीट पावर्स कह रहे हैं, उनके ऊपर जब अटैक करा, तो वो अटैक के बदले में एलीट पावर्स ने इनके ऊपर अटैक कर दिया कि आप हम पे क्या अटैक करोगे, हम ही आपके ऊपर अब अटैक कर देते। तो इधर सारी वेस्टर्न या एलीट पावर्स ने मिलकर जब इसके ऊपर अटैक करा, तो जर्मनी यहाँ पे हार गया, ठीक है। और जैसे जर्मनी हारा, मतलब सेंट्रल पावर्स यहाँ पे ख़त्म, और सेंट्रल पावर्स ख़त्म होने का मतलब जर्मनी को सीज कर दिया गया, और जर्मनी के ऊपर अब प्रेशर बनाया गया कि आप अपनी हार को स्वीकार कर लीजिए, अदरवाइज़ आपको परिणाम बुरे भुगतने पड़ सकते हैं, ठीक है। जर्मनी अभी हार मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है, पूरी तरीके से सीज हो चुका है, और इसको पता है कि मुझे अब नेस्त नाबूद किया जा सकता है। जुलाई 1918 से लेकर जुलाई 1918 से लेकर नवंबर 1918 तक इसने किसी भी तरीके से कोई हार नहीं मानी, ठीक है। इतना प्रेशर आने के बाद में पूरी बाउंड्री सीज हो चुकी है, इसने जैसे तैसे अपना काम चला लिया। क्योंकि जब ऐसी कंट्रीज़ को सीज किया जाता है या कुछ ऐसा होता है, तो इनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लग जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं ट्रेड नहीं कर सकते अब लोग किसी कंट्री के साथ में, इनके ऊपर ट्रेड के बैन लग जाते हैं। किसी भी कंट्री के साथ में पॉलिटिकल सिचुएशन कंडीशन अच्छी नहीं रह जाती है इन लोगों की, बहुत सारे इनके ऊपर प्रोहिबिशन लग जाते हैं। तो ये प्रोहिबिशन इसके साथ लग सकते हैं।
और ये जितना अपने आप को सर्वाइव करा सका वो सर्वाइव कहाँ से कहाँ तक करा पाया, जुलाई से लेकर नवंबर तक। नवंबर में ये लोग एक फाइनल ट्रीटी के ऊपर आए, जो ट्रीटी साइन हुई 11 नवंबर 1918 के, ठीक है। 11 नवंबर 1918 को फिर से आर्मस्ट्रीज साइन हुआ है, ठीक। एक आर्मस्ट्रीज साइन हुआ फिर किस किस के बीच में होगा, जर्मनी एंड एलीट पावर्स। ऑस्ट्रिया हंगरी का इतना इम्पोर्टेंस बचा ही नहीं था, वो तो बस साथ में खड़े थे इसके, ठीक है, इन्वॉल्व थे। लेकिन मेन जो है अभी जो रोकना किसको था, जर्मनी को रोकना था। आप जर्मनी को रोक दीजिए किसी तरीके से, वो पावर्स खुद नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पावरफुल जर्मनी था। तो इन्होंने आर्मस्ट्रीज साइन किसके साथ में किया, जर्मनी ने एलीट पावर्स के साथ में यहाँ आर्मस्ट्रीज साइन किया। और वो आर्मस्ट्रीज का मतलब क्या था, अब आगे वॉर नहीं होगा, ये एक स्टॉप, ठीक है। अब इसके आगे वॉर नहीं होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 11 नवंबर 1918 एंड ऑफ वॉर। यहीं से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए। हाँ अभी होगा ना, पहले वॉर तो ख़त्म कर लो। वॉर ख़त्म हो गया ना, अभी वॉर ख़त्म हुआ, इसके आगे की बातें करेंगे अभी, ठीक। ये 11 नवंबर 1918 में जर्मन ने अपनी हार स्वीकार कर ली और इन लोगों के साथ में संधि कर ली, ट्रीटी कर ली, वो पीस ट्रीटी की जिसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। और जब भी कोई कंट्री जीतती है तो जीतने का मतलब ये होता है, सोचो एलीट पावर्स जब जीती हैं, एलीट पावर्स में बहुत सारी पावर्स है, तो वो पावर्स क्या करती हैं, जो भी कंट्री हारती है खास करके वॉर के अंदर, उसको चीलों की तरह नोचना शुरू कर देते हैं, ये हिस्सा हमारा, ये हिस्सा हमारा, ये हिस्सा हमारा, ये हमारा। तो जितने भी ट्रेड बेनिफिट्स थे इसके पास में, सी रूट का कंट्रोल था इसके पास में, या जो भी चीज़ें इसके पास में थी जिसमें ये पोटेंशियल इसके पास में था, उन सब चीज़ों को एलीट पावर्स ने छीनना शुरू कर दिया, ठीक है। इसलिए जर्मनी जो तब था वो आज के समय में नहीं दिखता है हमको, तब भी एक डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, उसके बावजूद भी एक डेवलप टाइप ऑफ कंट्रीज में काउंट होता है, ठीक। तो जर्मनी की ये पावर थी, जर्मनी यहाँ पे इस तरीके से एंड ऑफ वॉर जब यहाँ पे हुआ, जर्मनी की पावर ने जब खुद को सरेंडर किया, तो इसी सरेंडर के समय एक कहानी बताई थी मैंने आपको। कौन सी कहानी बताई थी, हिटलर वाली कहानी बताई थी। यहीं पे तो हिटलर खड़ा हुआ था इस फोर्स के सामने, एलीट पावर्स की फोर्स के सामने, तो उन्होंने उसके ऊपर रहम खा के छोड़ दिया था उसको, ठीक है। और जब उसको रहम खा के छोड़ दिया तो यहाँ से हिटलर चला गया, और जब हिटलर जाता है तो फिर जाने के बाद में दूसरा वर्ल्ड वॉर सिर्फ हिटलर की वजह से होता है, ठीक है। एक आम सैनिक जो जाके सेना का कमांडर बनता है जर्मनी का फिर, और पूरी जर्मनी के ऊपर रूल करता है, उसी समय उसके बाद में वो यहीं से ठान लेता है कि जिन जिन पावर्स ने मुझे हराया, जर्मनी की ये हालत करी है, मैं उनको छोड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो वो अकेला बंदा वहाँ से कसम खाएगा, और उसके बाद में वो फिर से जर्मनी को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करता है और जर्मनी को फिर से उस पोजीशन पर लेकर चलाता है। उसके बाद हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करेंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ है जर्मनी की हार के साथ में। तो जब कोई हारता है तो उसको उसके क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग ऐसे देखेंगे कि ये समय है जून 1919 का, जून 1919 का। यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हो रही है जिस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, लेकिन डेट भी लिख लीजिए 28 जून 1919, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स यहाँ पे साइन होती है। वर्साइल पैलेस है फ्रांस के अंदर। जब हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे तो हम लोगों ने देखा था वर्साइल पैलेस के बारे में, वहीं के राजा रानी लुईस 16 की बात कर रहे थे, इसी पैलेस में तो रहते थे वर्साइल वाले में। तो यहाँ फ्रांस के अंदर बैठ के एक ट्रीटी साइन हो गई और उसी को हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्साइल कहते हैं। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल में बहुत सारी कंडीशन रखी गई, बहुत सारी कंडीशन रखी गई, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल जब साइन हुई, इसके अंदर एक पहली कंडीशन रखी गई थी वो थी टेरिटोरियल लिमिटेशंस, टेरिटोरियल लिमिटेशन। टेरिटोरियल लिमिटेशंस के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे जितनी भी जर्मन कॉलोनीज थी, ठीक है, जर्मन क्या करता था, एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाया हुआ था, और उस एक्सपेंशनरी पॉलिसी के थ्रू ये अपनी कॉलोनी बना लिया करता था दूसरी कंट्री में जाके। कभी इटली में जीत गया जाके,
ठीक है। कभी हो सकता है सर्बिया जैसे रीजन को जीत लिया, बोस्निया जैसे रीजन को जीत लिया, ऑस्ट्रिया की कुछ बाउंड्री कैप्चर कर ली, तो इन सारी बाउंड्रीज़ को ये कैप्चर कर लिया गया। तो जितनी भी इसकी कॉलोनीज़ थी वो सारी कॉलोनीज़ को छीन लिया गया, ठीक है। इसके पास में कोई कॉलोनी नहीं बचेगी, सिर्फ आपकी जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उस टेरिटोरियल बाउंड्री में ही आप लिमिटेड रहोगे, उसके अलावा जितनी भी कॉलोनीज़ है वो सब छीन ली गई। तो ये छीनने के बाद किसको दे दी गई? ये छीनने के बाद मिली डेनमार्क को, ये छीनने के बाद मिली पोलैंड को, ठीक है, और ये मिली ब्रिटेन को। ये कंट्रीज इससे बेनिफिटेड हो गए, ठीक है। और कुछ फ्रांस को भी मिली, कुछ फ्रांस को। इससे सारी कॉलोनी छीन के किसको दे दी गई? डेनमार्क, पोलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसी कंट्रीज़ को ये सब दे दी गई। ठीक है, देखिए हम लोग ने वॉर का एंड करा। वॉर का एंड करने के बाद में वॉर के हम लोग इवेंट्स और फेजेस पढ़ लेते हैं। इवेंट और फेजेस पढ़ने के बाद में हम लोग इसको कॉन्सिक्वेंसेस हेडिंग दे सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस या इम्पैक्ट ही तो है ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। तो अगर आपसे कॉन्सिक्वेंसेस या इम्पैक्ट पूछ लिया जाए वर्ल्ड वॉर 1 के, तो उसके अंदर सबसे पहला इम्पैक्ट क्या बताएंगे आप? टेरिटोरियल लिमिटेशन, ठीक है। और वो टेरिटोरियल लिमिटेशन जर्मन कॉलोनीज़ के ऊपर सारी की सारी उसको वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। पहला तो ये था। दूसरा देखते हैं क्या है इम्पैक्ट या हम लोग कॉन्सिक्वेंस देंगे। तो इसके अंदर एक है मिलिट्री क्लॉजेस। सब ट्रीटी ऑफ वर्साइल के ये जो 3 पॉइंट बताऊंगा मैं, 3 पॉइंट है टोटल, ये तीनों पॉइंट ट्रीटी ऑफ वर्साइल के ही है। पहला पॉइंट इसमें टेरिटोरियल लिमिटेशंस था, दूसरा था मिलिट्री क्लॉजेस, ठीक है। तो मिलिट्री क्लॉजेस के अंदर यहाँ पे ड्रास्टिक लिमिटेशन लगा दी गई ऑन जर्मन आर्मी। जर्मन आर्मी के ऊपर एक ड्रास्टिक लिमिटेशन, मतलब जर्मन आर्मी अपनी बाउंड्री में भी एक्सपेंड नहीं करेगा, उसकी भी परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? एलीड पावर से लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो अपनी बाउंड्री में भी ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं कर सकता, इसी को बोलते हैं ड्रास्टिक लिमिटेशन, ठीक है। तो ये मिलिट्री क्लॉजेज ऐसा हुआ क्यों था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जर्मन के ऊपर आरोप लगे थे कि तुम्हारी वजह से अगर तुम वॉर को नहीं शुरू करते तो बहुत सारे लोगों की जानें बच सकती थी। इसमें माना जाता है टोटल जो कैजुअलिटीज़ हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो अप्रॉक्स 41 मिलियन की थी, 41 मिलियन की, जिसके अंदर बोला जाता है 20 मिलियन लोगों की हत्याएं कर दी गई थी, मार दिए गए थे, और 21 मिलियन लोग जो थे वो घायल हो गए थे, ठीक है, वाउंडेड, जो घायल हो गए थे। टोटल कैजुअलिटीज़ कितनी है? 41 मिलियन की कैजुअलिटीज़, उसके अंदर 20 मिलियन लोग तो मारे गए, और उसके बाद 21 मिलियन लोग यहाँ पे घायल हुए थे, और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, मतलब जो अपाहिज हो गए बुरी तरीके से, है ना, जिनके पास किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, किसी की आंखें चली गई, तो वो कैजुअलिटीज़ भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट इसके अंदर देखते हैं, वॉर रिपेरेशंस। वॉर रिपेरेशन, वॉर रिपेरेशंस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सेंट्रल पावर्स थे, सेंट्रल पावर्स को वॉर रिपेरेशंस करना था, मतलब वॉर के अंदर जितना भी नुकसान हुआ, जितना भी डैमेज हुआ, ठीक है, जो भी डैमेज था, जितना टोटल डैमेज था, उस टोटल डैमेज को यहाँ पे पे करना था इन लोगों को। और वो पे किसको करेंगे? एलीड पावर्स को ये लोग पे करेंगे, क्योंकि जितना नुकसान एलीड पावर्स का हुआ है वो सारा का सारा कौन भरेगा? जर्मन या सेंट्रल पावर्स के लोग भरेंगे, ठीक है। क्योंकि वॉर के अंदर जो जीतता है, ठीक है, वो हारने वाले से पूरा का पूरा पैसा वसूलता है। तो यहाँ पे वही वाली चीज़ है, इसको बोला जाता है वॉर रिपेरेशन। जितनी भी सेंट्रल पावर्स हैं वो सारा डैमेज टोटल किसको पे करेंगे? एलीट पावर्स को यहाँ पे करेंगे।
या आप कह सकते हैं ये जो विक्टर्स सेंट्रल पावर्स, अकेले जर्मनी नहीं सेंट्रल पावर्स, क्योंकि हाथ तो तीनों का था ना उसमें, सेंट्रल पावर्स का मिलके ही हाथ था, तो सारे के सारे लोग डैमेज देंगे। तो ये लोग अगर जर्मनी को काउंटर करना होता तो अकेले काउंटर करते, लेकिन अभी पैसा लेने की बारी आ रही है तो सब मिलके दो, ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए पैसा सबसे लेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ये नोट कर लिया आप लोग? ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद में एक कुछ अदर ट्रीटीज़ भी देख लेते हैं हम लोग, कुछ और ट्रीटीज़ भी हुई हैं इसमें भी। जिस ट्रीटी में एक ट्रीटी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ न्यूली, ट्रीटी ऑफ न्यूली। ये साइन हो गई थी बेचारे बुल्गारिया के साथ में, ये तो बेचारा लास्ट में आया सबसे आखिर में, भुगतना ऐसे भी पड़ेगा, ठीक है, तो तुम आए क्यों, हैं क्यों हीरो बन रहे थे यार? इसको लगा जर्मनी जीतता जा रहा है, जीतता जा रहा है, जीतता जा रहा है, चलो हम भी हीरो बनते हैं, चल गए, लास्ट में जैसे ही आया वैसे हार गए, ठीक है। तो इनको भी यहाँ पे झेलना पड़ गया न्यूली, हाँ, ट्रीटी ऑफ न्यूली। जापान मैंने बोला तो था, वहीं से अटैक करके आया ही कहाँ वॉर के अंदर, वो वॉर में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अटैक किया था, अटैक करके शांत बैठा था, वो मज़ा ले रहा था उसने कुछ नहीं किया है वॉर के अंदर, कुछ भी नहीं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत मेन रोल प्ले करेगा, बहुत मेन रोल प्ले करेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने कुछ नहीं किया। NEUILLY, न्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे बुल्गारिया को भी कंसेशन देना पड़ेगा, बहुत सारा लोगों को कंपनसेशन देना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे कंपनसेशन किसको देना पड़ेगा? बुल्गारिया को भी देना पड़ेगा। तो जो लॉसेज हुए हैं उसके अंदर बुल्गारिया भी उससे निपटा, ठीक है। अब बुल्गारिया क्या था? एक बाल्कन कंट्री था। हम लोग अगर बाल्कन स्टेट्स में देखें तो यहाँ पे बाल्कन कंट्री था। बुल्गारिया को झेलना क्या पड़ गया कि इसका डिवीज़न हो गया, डिवीज़न हो गया। आज के समय में एक कंट्री आप लोग सुनते हो जिसका नाम है यूगोस्लाविया, नाम सुना है ना इसका? ये कंट्री बुल्गारिया से निकला, और कब निकला था? इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, यूगोस्लाविया बना दिया गया था इसी ट्रीटी ऑफ न्यूली के दौरान, ठीक है। तो जो यूगोस्लाविया आज के समय में आप लोग सुनते हैं, वो इसी वॉर के बाद में, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में बुल्गारिया को ये झेलना पड़ गया, ठीक है, एलिट पावर्स के साथ में, एलिट पावर्स के साथ। इतना सब तुम लोग को याद हो जाएगा, हैं? लिखे ही पढ़े हो तुम लोग, याद हो जाएगा। तो आज बहुत सारे फैक्ट हो गए ना, बहुत हो गए ना फैक्ट, 4-5 मिनट हो गए, बात है। और अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, पता है, 58 मिनट हुए, फैक्ट ज़्यादा हो गए। चलो ज़्यादा नहीं कराऊंगा, बस इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंस करा के ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। हाँ, ये ख़त्म ही हो गया, बस थोड़े से इम्पैक्ट बच जाएंगे 2-4 पॉइंट के, चलो वो भी ख़त्म ही कर देते हैं, हटाओ, ख़त्म कर देते हैं, थोड़े और फैक्ट झेल लेना, ठीक है। ये हो गई ट्रीटी ऑफ न्यूली। इसके बाद में एक और ट्रीटी है, उसका नाम है ट्रीटी ऑफ सेवरेज, ट्रीटी ऑफ सेवरेज। ई नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, सिर्फ ट्रीटी ऑफ सेवरेज आएगा, SEVRES, ट्रीटी ऑफ सेवरेज। ये साइन हुई है 1920 के अंदर, 1919।
ये वो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटी है जिसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर बहुत बड़ा पड़ा था। बताओ, भारत इन्वॉल्व भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस ट्रीटी का इम्पैक्ट भारत के ऊपर बहुत ही बड़ा पड़ा, बहुत बड़ा पड़ा। इशारे समझो, पहुँचो वहाँ तक। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हो आप लोग, पढ़ी है ना? तो 1920 में भारत में क्या हो रहा है? 1920 में शुरू हुआ था ना क्या? तब वो आज़ादी। हाँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट एक साथ मर्ज हुए थे यहाँ पे। 1920 के अंदर क्या हुआ, भारत में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। खिलाफत मूवमेंट क्यों शुरू हुआ था? क्यों शुरू हुआ था? ऑटोमन की पावर को वहाँ पे क्या करा जा रहा था? ख़त्म किया जा रहा था, खलीफा की पोस्ट को ख़त्म किया जा रहा था, और वहाँ पे अब और ज़्यादा खिलाफत नहीं हो सकती, कोई भी रिलीजियस हेड नहीं बनेगा वहाँ पे। ऑटोमन की पावर को यहाँ पे पूरी तरीके से कोलैप्स करने की बात हो रही थी। ये वही है ट्रीटी ऑफ सेवरेस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ट्रीटी ऑफ सेवरेस में क्या बोला गया कि ऑटोमन जो है विल नॉट fortify and will be limited to only टर्किश एरिया। मतलब टर्किश एरिया का मतलब हम लोग कह सकते हैं टर्की के अंदर सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेवरेस के अंदर ऑटोमन एम्पायर के साथ सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि इसकी पावर को फोर्टिफाई नहीं कर सकता ये और एक्सपेंशन नहीं कर सकता, मतलब फोर्टिफाई पर करने का मतलब एक्सपेंशन नहीं कर सकता, सिर्फ टर्की के अंदर ही रहेगा ऑटोमन। ठीक है, अभी ऑटोमन एक एम्पायर था, कहीं पे भी जाके रूल करता था, लेकिन अब क्या हुआ इस सेवरेस के बाद में ये अब फोर्टिफाई नहीं करेगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। इसके ऊपर तमाम तरीके के ट्रेड बैरियर्स लगा दिए गए। इसके अंदर ये बोल दिया गया खिलाफत की पोजीशन को एंड कर दिया जाएगा। अनाउंस किया गया, यहाँ पे देखिए विल बी एंडेड, खिलाफत पोजीशन विल बी एंडेड, यहाँ पे एंड करने का अनाउंस किया गया। तो यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया खिलाफत की पोजीशन को एंड कर दिया जाएगा। ट्रेड बैरियर्स लग गए यहाँ पे, और ओशियन के साथ में तमाम चीज़ें ऐसी और भी हो गई। अच्छा, क्लास है 12 बजे से, ठीक है, छोड़ता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सेवरेस साइन हुई। इन ट्रेड बैरियर्स के बाद में ऑटोमन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्टिफाई नहीं करेगा, ये तमाम प्रॉब्लम यहाँ पे आना शुरू हो गई। तो इन प्रॉब्लम्स के बाद में ऑटोमन भी ख़त्म, ऑटोमन भी आ गया, फोर्टिफाई नहीं करेगा। यहाँ पे एक राजा थे यहाँ जिनका नाम था कमाल अतातुर्क। ठीक है, कमाल अतातुर्क, और कमाल अतातुर्क ने क्या करा, इसी दौरान अनाउंस कर दिया उन्होंने वहाँ पे टर्की के अंदर कि टर्की अब एक मोनार्क सिस्टम नहीं रहेगा, यहाँ पे हम लोग डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ से पूरी तरीके से ऑटोमन का रोल ही ख़त्म हो गया। इसके बाद कमाल अतातुर्क पाशा पूरा नाम था। ठीक है, ये पूरा कमाल अतातुर्क पाशा नाम था उनका पूरा। तो उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे अनाउंस कर दिया। तो ये देखिए मेजर इम्पैक्ट थे। हाँ हाँ, डेमोक्रेसी ले गया, पार्टी अनाउंस कर दी थी उन्होंने, अपनी इलेक्शन लड़ेंगे, ये हो गया। पार्टी का नाम इसका इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, बट इस हाँ 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 हाँ। तो इंडिया में फिर खिलाफत मूवमेंट क्यों, यही पूछना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, ठीक है। नहीं, बात ये थी मोनार्की हटना या डेमोक्रेसी आना, मुद्दा वो नहीं था लोगों के लिए। मुद्दा लोगों के लिए ये था कि रिलीजियस पोस्ट को क्यों ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ पे तो इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम खिलाफत ख़त्म कर देंगे। मतलब ब्रिटेन भी तो बना सकते थे यार, राजा भी रहेगा, डेमोक्रेसी भी रहेगी, दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन टर्की में तो क्लियरली अनाउंस कर दिया गया कि यहाँ पे डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़, सिर्फ डेमोक्रेसी जैसी ही चीज़ रहेगी, मोनार्की जैसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं रहने वाली। तो इस चीज़ को वहाँ अनाउंस कर दिया। तो मोनार्की ख़त्म करने का मतलब वहाँ खिलाफत ख़त्म करना था। अब आप सोचिए, कहीं बुद्धिस्ट जो धर्म गुरु हैं आज के समय में, या ईसाई के जो सबसे बड़े पादरी होते हैं, उनकी पोजीशन को ख़त्म करने की बात कर दे कोई, तो क्या पूरी दुनिया के ईसाई कलेक्ट होकर प्रोटेस्ट करना नहीं शुरू कर देंगे? तो यही उस समय में हुआ था। तो पोजीशन ख़त्म करना लोगों के लिए यहाँ पे था। तो ये पूरा का पूरा इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेज में आप इन ट्रीटीज़ के बारे में लिख सकते हो। कुछ इम्पैक्ट और जो और चीज़ें हैं उसके अंदर कुछ ऐसे इम्पैक्ट भी आ सकते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़े थे। पॉलिटिकल इम्पैक्ट के अंदर 4 मोनार्की ख़त्म हो गई एकदम,
पूरी तरीके से। टोटल बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की 4 मोनार्की ख़त्म हो गई, जिसमें एक तो हम लोग यही बोल रहे हैं कौन सी, ऑटोमन ख़त्म हो गया। ऑटोमन ख़त्म होने के साथ जर्मनी में कौन था, विलेम जो किंग थे वहाँ के, जर्मनी के किंग की मोनार्की पूरी तरीके से ख़त्म। अब जर्मनी के राजा नहीं बचेंगे। उसके बाद में ऑस्ट्रिया हंगरी, वहाँ की मोनार्की भी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ के भी राजा अब राजा नहीं रह जाएंगे, मोनार्की वहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा एक कंट्री और है रशिया से ज़ार निकोलस सेकंड को फाड़ के फेंक दिया गया और वहाँ पे लेनिन की सरकार आ गई थी, तो एक मोनार्की वर्ल्ड वॉर की वजह से वो भी ख़त्म है। टोटल बड़ी बड़ी 4 मोनार्की वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से ख़त्म हो गई। एक इम्पैक्ट में आप लोग इस चीज़ को भी ऐड कर लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। 4 कंट्री कौन कौन से जहाँ से मोनार्की ख़त्म हुई, एक है ऑटोमन, जल्दी करो बच्चे आने वाले हैं, बस क्लास होने वाला। दूसरा एक है ऑटोमन, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है रशिया, चौथा है ऑस्ट्रिया, ठीक है। चलिए एक और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा, वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होते ही एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हो गया जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आगे कोई वॉर ना हो या आगे कोई भी ऐसे इम्पैक्ट ना पड़े दुनिया के ऊपर, उसको लेके एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हुआ लीग ऑफ नेशन। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन हो गया जिसका क्या नाम है, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हो गया कब, इसी दौरान लीग ऑफ नेशन का वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होते ही फॉर्मेशन हो गया। उम्मीद क्या किया जा रही थी कि कोई भी वॉर अब इसके बाद में नहीं होगा, लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल हो जाता है दूसरा वॉर हो ही जाता है। लीग ऑफ नेशन भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि लीग ऑफ नेशन वॉर को रोक नहीं पाया, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन की वजह से भी वॉर को माना गया कि दूसरा वॉर इसकी वजह से हो गया, इसलिए लीग ऑफ नेशन आगे चल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूनाइटेड नेशंस में। तो आज के समय में जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन, वो कौन सी है, लीग ऑफ नेशन का ही एक विस्तारित रूप है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बना था, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन लीग ऑफ नेशन का हो गया। इसके बाद में क्लास आपका वर्ल्ड वॉर 1 का ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 में इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, फिनिश।